स्वागत है आप सभी का सिटीजन हेल्थ चैनल पे, जो कि अंडर टीम एकेडमी IAPSME कनेक्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। और हमारी सीरीज चली पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स, जिसमें आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभय कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और HOD हैं इन कम्युनिटी मेडिसिन में, पूर्णिया, बिहार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस सीरीज पे। धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और IAPSM का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। डायबिटीज़ के बारे में जानने से पहले आम लोगों की धारणा जो है डायबिटीज़ के प्रति, आज के डेट में अभी भी डायबिटीज़ को बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पहले उसे मैं क्लियर करना चाहूँगा। डायबिटीज़ एक बीमारी का समूह है जो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर के कारण से उत्पन्न होता है और लंबे समय तक हमारे खून में जो ग्लूकोज का लेवल हाई बना हुआ रहता है, उससे जो समस्याएं आती है वही डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ एक लक्षण का समूह है। तो डायबिटीज़ में एक्चुअली होता क्या है कि लंबे समय तक हमारे पास ग्लूकोज का लेवल रक्त में बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है। इंसुलिन की कमी से या डिफॉर्म इंसुलिन बनती है, या इंसुलिन सही से काम नहीं करता है, उसके रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इस तरह से डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसी को हम लोग डायबिटीज़ सामान्य तौर पर कहते हैं। और जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स रोगी जो आते हैं, उन्हें यह पता नहीं चलता कि उसे डायबिटीज़ है। अमूमन डायबिटीज़ की संख्या पहले 40 से ऊपर के उम्र में पाया जाता था। बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो 30 साल से नीचे के होते थे, लेकिन अब युवाओं में भी डायबिटीज़ बढ़ रहा है। युवाओं में इसकी तादाद जो पहले की संख्या में अगर बात करें तो काफ़ी बढ़ गया है। हमारे पास, क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिस भी करता हूँ डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो मैं देखता हूँ कि पिछले 10 साल पहले की तुलना में आज की बात अगर करें तो डायबिटीज़ का केस युवाओं में भी बढ़ रहा है। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होता था, वो केस भी हमारे पास पहले की तुलना में ज़्यादा दिख रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एज रेंज था वो शिफ्ट होकर के हायर एज टू लोअर एज की ओर बढ़ा है। और बहुत से कैंप्स मैं कंडक्ट करता हूँ, डायबिटीज स्क्रीनिंग कैंप्स, और उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे हिडन केस हैं। हम लोगों ने आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा है। वो आइसबर्ग फिनोमिना, बहुत सारे केस जो हमारे ऊपर में जो दिखते हैं उससे ज़्यादा हिडन केस हैं गाँव में, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत से केस हैं जो स्क्रीनिंग में फर्स्ट टाइम वहाँ पता चल पा रहा है कि उनको डायबिटीज है, तब हम लोग उसका इलाज चालू करते हैं। तो जैसा आप बता ही रहे हैं कि हिडन केसेस बहुत सारे होते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि डायबिटीज में क्या-क्या लक्षण या क्या-क्या बीमारियां या क्या महसूस होता होगा इंसान को, पेशेंट को या व्यक्ति को, कि उस इंसान होने की जरूरत हो जाए कि हाँ मुझे डॉक्टर के पास जाना है और अपना शुगर या डायबिटीज, जो हम बात कर रहे हैं कि शुगर है, मधुमेह है या डायबिटीज है, इसको चेकअप कराना है। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसी के अभाव में वो हमारे पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर उन्हें पता रहता कि क्या लक्षण है, तो वो ज़रूर हम लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास पहुँच जाते और बेहतर इलाज संभव हो पाता। जितना जल्दी स्टार्ट कर दें हम लोग इलाज, उतना बेहतर होगा। तो उनको जानना होगा कि डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं। डायबिटीज़ के जो लक्षण होते हैं, बहुत कॉमन लक्षण है। प्यास बहुत लगती है इसमें, पेशाब ज़्यादा आता है। पहले रात में वो एक बार उठते थे पेशाब करने के लिए या नहीं उठते थे, अब उसे बार-बार पेशाब हो रहा है। 4 बार 5 बार रात में पेशाब जा रहे हैं, बार-बार पानी पी रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा पानी पी रहा हूँ इसीलिए ज़्यादा पेशाब हो रहा है, और खुश हो रहे हैं कि उनकी यह धारणा बनी हुई है कि ज़्यादा पानी पीना अच्छा होता है। लेकिन अगर ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो आप खुश नहीं होइए, हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो रहा हो। उनके आँखों की रोशनी कम होने लगती है, कमज़ोरी होने लगता है। वो जो स्ट्रेंथ और जो मसल पावर जो रहता है, वो ताकत और स्फूर्ति जो पहले महसूस करते थे, वो अब नहीं महसूस कर पाते हैं। ये बहुत कॉमन समस्या है। और आगे वो महसूस करते हैं कि पहले से मेरा वज़न कुछ गिर रहा है, कम हो रहा है। जितना वज़न था वो अब नहीं रह गया है। तो ये समस्या अर्ली स्टार्टिंग्स में वो लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद बहुत सारे पेशेंट
इस समस्या के बावजूद भी वो वहाँ पर रह जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास नहीं आते हैं। वो कब आते हैं? जब उनके पाँव में घाव हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है। जब वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने जाते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं आपका ऑपरेशन अब संभव नहीं है क्योंकि आपका ब्लड शुगर बहुत हाई है। तो ऐसे में आप पहले डॉक्टर से जाकर के ब्लड शुगर कंट्रोल करवाइए, तब हम आपका ऑपरेशन कर पाएंगे। तो इस तरह से कुछ सर्जिकल केसेस जिसमें वो अपीयर होते हैं और उसको लेकर के हमारे पास जब पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज हो गया है। इसमें और उन्हें यह पता नहीं रहता है कि क्या क्या लेवल होना चाहिए कि जो है ना उसको इलाज कराना शुरू कर देना है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और WHO इन लोगों ने जो डेफिनेशंस को दिया है कि कब हम लोग इलाज कर दें, अगर पीपी में 200 से ज़्यादा ब्लड शुगर रहता है ना, या फास्टिंग में किसी को 126 से ऊपर रहता है, तो उस स्थिति में हम लोग को इलाज चालू कर देना है। नॉर्मल रेंज क्या होगा कि फास्टिंग में 110 से नीचे ही रहे, और पीपी पोस्ट प्रेंडियल जो रहता है 2 घंटे के बाद जब हम ब्लड शुगर की जांच करवाते हैं, तो उसमें हम लोगों का ब्लड शुगर 140 से नीचे ही रहना चाहिए, 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 140 से ऊपर रहता है, 200 के बीच में है, तो उसको हम लोग प्री डायबिटीज कहते हैं। और उस स्थिति में भी जिसे इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, उसे अलर्ट हो जाना है, अपने लाइफ स्टाइल्स को मॉडिफाई कर लेना होगा, अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला करके आने वाली बीमारी जो दस्तक दे रही है उसे हम लंबे समय तक रोक सकते हैं। और जो बीमारी डायबिटीज में 1 साल 2 साल में हो जाएगी, उसे 5 साल 10 साल तक हम लोग अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके रख सकते हैं। तो इस तरह से डायबिटीज अच्छा के रेंज सर, को भी जानना जरूरी है। जी जैसा सर आपने अभी पहले भी बताया कि पहले ये बूढ़ों में ज्यादा देखा जाता था, अब ये सिकुड़ के एज ग्रुप जो है वो छोटा होता जा रहा है, अभी युवाओं में भी होने लगा है, कई बच्चों में भी देखा गया है कि ये डायबिटीज हो जाता है, तो वो क्या है सर? हाँ, देखिए इसके लिए पहले हम लोग को डायबिटीज को क्लासिफाई करना जरूरी पड़ेगा, ठीक ना। तो डायबिटीज के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, विभिन्न बुक्स में अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिया गया है, लेकिन हम लोग बेसिक जो डिफिनेशंस है जो समाज के लिए जरूरी है, ये जानना जरूरी है। हम लोग जाने टाइप 1 डायबिटीज, जो जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज कहते हैं, जो बच्चों में होती है ना, टाइप 1 डायबिटीज, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है, जो बच्चों में खासकर होती है, बड़ों में भी हो सकता है लेकिन बच्चों में ज्यादा होता है। अब उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज जो युवाओं में और 20 से ऊपर के उम्र के लोगों में पाया जाता है। पहले 40 से ज्यादा के उम्र में होता था, अब 20 साल से ऊपर के उम्र में भी टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है, जो कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज है। उसके बाद अब एक समस्या और आ गई है गेस्टेशनल डायबिटीज की, जिसको अगर मैं चर्चा ना करूं तो थोड़ा सा लगेगा कि कुछ पार्ट छूट गया। गेस्टेशनल प्रेगनेंसी की अवस्था में, गर्भावस्था में डायबिटीज जो वह भी अब बढ़ रहा है। जितने गर्भवती महिलाएं हैं, 5 से 7% गर्भवती महिलाओं में आजकल, गाँव में कुछ कम, और इवन की शहरों में 10% से ऊपर महिलाओं में गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस रिकॉर्ड किया जा रहा है। और उसमें हम लोग कहते हैं 24 सप्ताह से 28 सप्ताह के बीच में आप जरूर से जरूर ब्लड शुगर की जांच करवाएंगे। OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे करके हम लोग, WHO का थोड़ा सा गाइडलाइंस अलग है, और जो डिप्सी का डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप्स का जो इंडिया में हम लोग जो मानते हैं, उसका एक अलग गाइडलाइंस है। तो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप का है कि किसी भी स्थिति में जब आते हैं प्रेग्नेंट लेडी, तो उसमें हम लोग 24 से 28 सप्ताह में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस में 75 ग्राम ग्लूकोज दे करके 2 घंटे के बाद उसके ब्लड शुगर को हम लोग जांचते हैं। अगर 140 से ज्यादा रहता है तो वो डायबिटीज का सिचुएशन हो जाता है, और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि उससे गर्भवती महिला में भी उसका असर आएगा, और जो उसके गर्भ में शिशु पल रहा है उसमें भी दिक्कतें आएंगी, है ना। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करना डॉक्टर की निगरानी में बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो सर जैसा आप बता रहे हैं कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा डायबिटीज की सिचुएशन में, तो ये जो 3 जी 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 क्लासेस आपने डिवाइड करी,
कि एक टाइप 1 डायबिटीज है, एक टाइप 2 है और एक गेस्टेशनल है, तो ये तीनों में लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके हम इसको थोड़ा सा संभाल सकते हैं या सिर्फ टाइप 2 में? प्लस प्री डायबिटीज के कंडीशन, प्री डायबिटीज में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो प्री डायबिटीज का जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रहा है पहले की तुलना में, है ना। उसमें भी लाइफ मॉडिफिकेशन की जरूरत है ना। अब जो है ना 90% जो डायबिटीज है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज है ना, जो कि लाइफ मॉडिफिकेशन से ज्यादा कंट्रोल में कर सकते हैं हम लोग। टाइप 1 में हम लोग बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो उसमें पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें कि इंसुलिन नहीं बन पाता है। उस स्थिति में हम लोग उसको इंसुलिन में रखते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में जो अर्ली स्टेज में होते हैं या प्री डायबिटिक स्टेज में रहते हैं, तो उसको हम लोग लाइफ मॉडिफिकेशन से जरूर उसको लंबे समय तक रोक सकते हैं। अच्छा जीवन लंबे समय तक हम लोग जी सकते हैं। जो मॉर्बिड सिचुएशंस आती है उसको हम लोग, कोमॉर्बिड सिचुएशंस जो आती है उसको हम लोग बचा सकते हैं। बेहतर जिंदगी को हम लोग जीवन में जोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी बात याद दिलाई आपने सर। मॉर्बिड सिचुएशन, मैं अपनी जनता के लिए एक बार जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग डायबिटीज या शुगर को ऐसे बहुत सीरियस नहीं ले रहे, बहुत हल्के में ले रहे हैं कि ठीक है सबको हो रही है डायबिटीज तो मुझे भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे जरूर एक बार जानना चाहूंगी सर कि लाइफ में इसका बाद में आने वाले क्या क्या प्रभाव या कितना ये हानिकारक हो सकता है शरीर के लिए, एक बार आप जरूर समझाएं सर। जी, इसमें हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड कर ले, एक्यूट सिचुएशंस एंड क्रोनिक सिचुएशंस। एक्यूट मतलब कि अभी वर्तमान में जो अचानक से कोई सिचुएशंस आ जाएगी तो गंभीर समस्या हो सकती है, और क्रोनिक सिचुएशंस जो लंबे समय तक ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रखा जाता है, तो उस स्थिति में अभी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन जो है ना धीरे 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 2 साल 4 साल 7 साल 10 साल बाद जो समस्या आएगी वो एक गंभीर समस्या होगी, उससे भी बचना। तो एक्यूट कंडीशंस में क्या होता है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, चीनी डाउन हो जाता है, ब्लड शुगर। उस स्थिति में अचानक बहुत सारे पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास, इवन कि कोमेटोज स्टेट में भी आ जाते हैं, है ना, अनकॉन्शियस स्टेट में आते हैं, स्टूपरस सिचुएशंस में आता है। तो उस सिचुएशंस में ना पहुंचने दिया जाए, तो उसके लिए हम लोग उसको बताते हैं, उसको हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि कैसे आप हाइपोग्लाइसेमिया से बचेंगे। आपका चीनी लगातार बढ़ा हुआ रहता है, कीटोएसिडोसिस डेवलप हो जाता है, 300 से ऊपर 400 से ऊपर रहता है, कीटोएसिडोसिस डेवलप कर जाता है, बेचैनी आ जाती है, पसीना आ जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, अनेक समस्या उसमें आने लगती है। ये सब एक्यूट सिचुएशंस है जो कि खतरनाक होता है। अब उसके बाद क्रोनिक सिचुएशंस की बात हम लोग करें तो आंख से स्टार्ट करेंगे और पैर तक ये समस्याएं डायबिटीज में हो सकती है। ये एक अंग को प्रभावित नहीं करता है बल्कि मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। आंख की बात करेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कैटरेक्ट प्रॉब्लम और ग्लोकोमा, ये सब समस्याएं डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा है। आम लोगों की तुलना में डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरेक्ट अर्ली एज में आने लगता है और 4 टाइम्स बढ़ जाता है चांसेस कैटरेक्ट होने का। और डायबिटिक रेटिनोपैथी, जैसे कि आम लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप जो देख रहे हैं आपके पीछे में एक पर्दा लगा हुआ जिसको कि रेटिना कहते हैं। उस रेटिना में इमेज बनता है किसी भी चीज का तो हम लोग उसको देख पाते हैं, और कि दुनिया कितनी सुंदर है उसके लिए आपको रेटिना बहुत जरूरी है। और वही डायबिटीज में आपका प्रभावित हो जाता है। जब प्रभावित हो गया आप धीरे धीरे आंख की रोशनी खो देंगे। अभी जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी के चलते सेकेंड काउज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड में डायबिटिक रेटिनोपैथी आ गया है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के चलते खून का थक्का जमने लगता है, छोटी छोटी खून की नली रहती है आंखों में वो फटने लगता है। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएगा। जब टाइप डायबिटीज पेशेंट्स हमारे बीच आते हैं तो उसको हम लोग इमीडिएट उसको आंख के अच्छे डॉक्टर्स के पास फंडोस्कोपी के लिए एंड रिफ्लेक्शन के लिए भेजते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। और टाइप 1 डायबिटीज में जब आते हैं तो उसको हम लोग 4-5 साल डिले भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप 2 में हम लोग डिले नहीं करेंगे। एनुअली उसका आई एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी है, और उसको जो है ना हम लोग
जो जनरल फिजिशियंस है उसको भी हम लोग बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग सिर्फ डायबिटीज का इलाज ना करें बल्कि डायबिटीज के साथ कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीटमेंट के लिए सोचें और उसको आंख के डॉक्टर के पास जरूर से जरूर भेजें। जी मैंने आंख के बारे में बताया। उसके बाद हार्ट की समस्या डायबिटिक में काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD एंड डायबिटिक किडनी डिजीज भी डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा अब बढ़ गया। पहले की तुलना में जब मैं आया था उसकी तुलना में 8-10 साल में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ डायबिटिक किडनी डिजीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और उसके बाद हम लोग बात करें नर्व का, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये समस्या अब बहुत ज़्यादा हो गया। डायबिटिक पेशेंट्स में वो बताते हैं कि पैरों में जलन, लहर, प्रिकिंग सेंसेशंस, चुभन, या बहुत सारे ऐसे आते हैं कि जैसे लगता है कि उसके पैर में कुछ नहीं पता चल रहा है। ये समस्या काफ़ी बढ़ी है इधर, जिसके चलते फुट में अल्सर होना, कुछ चुभ जाना जिसके कारण से उसको कुछ पता नहीं चलता है, और यहाँ तक कि उसके पैरों को एम्पुटेशंस करवाने की नौबत भी आ जा रही है। डायबिटिक फुट की समस्या इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है। उसके 2 कारण हैं, एक पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज एंड दूसरा डायबिटिक न्यूरोपैथी। इन दोनों समस्याओं को भी जानना बहुत ज़रूरी है और पेरिफेरल फिजिशियंस जो हैं वो इन लक्षणों को पहचान कर उन्हें प्रॉपर एडवाइस दें कि कैसे आप अगर फुटवियर्स को पहन करके फुट एग्जामिनेशंस करके अर्ली अगर बड़े सेंटर्स में, टर्सरी सेंटर्स में भेजते हैं तो उसके पैरों को कटने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सारी बातों को जाना। और अंत में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि डायबिटिक पेशेंट्स अगर 4 चीज़ों को अपने जीवन में ध्यान में रखें तो वो बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। वो 4 चीज़ें क्या है? पहला, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो संतुलित आहार हैं उसका वह पालन करें जो डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाता है। दूसरा, योगा एंड एक्सरसाइज को अपने जीवन में समाहित करेंगे। तीसरा, टाइमली आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे। और चौथा, जो ज़रूरी जांच है उसको भी करवाएंगे। अगर इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में डायबिटिक पेशेंट्स समाहित कर ले तो वो बेहतर जीवन जी सकते हैं। अब दूसरा मैसेज फॉर द पेरिफेरल फिजिशियंस, वो अगर डायबिटिक पेशेंट्स को सिर्फ ब्लड शुगर का चेक ना करके जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको भी वो डील करने की कोशिश करें, या उसको अर्ली पहचान करके टर्सरी सेंटर्स में भेजते हैं तो कई जानों को हम लोग बचा सकते हैं जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस से हो रहा है। और तीसरा मैसेज पॉलिसी मेकर्स एंड गवर्नमेंट्स के लिए मैं देना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट डायबिटीज़ के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लाए और आशा, आंगनवाड़ी एंड पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स को एक मॉड्यूलर ट्रेनिंग देकर उसे बेहतर ढंग से तैयार किया जाए तो हम कई जानों को बचा सकते हैं, कई ज़िंदगी को संवार सकते हैं। यही मेरा मैसेज रहेगा। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और एक आखिरी सवाल, समय की कमी होने के कारण मैं एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि आपने ये तो बताया कि संतुलित आहार करना चाहिए, योग और एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, टाइमली हर काम करना चाहिए, स्पेशली टाइमली तो काम सभी को करना चाहिए, लेकिन स्पेशली जो डायबिटिक हो गए हैं या जिनको शुगर की बीमारी हो गई है, उनको अपना ज़रूर ज़रूरत से ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन जब हम आहार की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जिसको डायबिटिक जो भी पेशेंट हुआ, उसको सबसे पहले कंट्रोल उसके आहार पे लगता है। आलू मत खाओ, चावल मत जी, जी। खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि आहार में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए दिस इज डायबिटिक प्लेट, 9 इंच प्लेट है, ठीक ना। दिस इज माई प्लेट टेक्निक्स फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। इसमें हम लोग इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ये पोर्शन जो हमारे पास जो दिखाई दे रहा, दिस इज नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स एंड सलाड्स। सलाद और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स को हम लोग 50% अपने थाली में समाहित करेंगे। उसके बाद जो पोर्शंस होते हैं अनाज का पोर्शन, जो लोग
ज़्यादा खाते हैं उसको 25% ही रखेंगे, ये अनाज जो है, जिसमें कि हम लोग चपाती, चावल में भी हम लोग जो ब्राउन राइस है वो खाएँगे, उसना चावल खाएँगे, अरवा चावल तो बिल्कुल नहीं, पॉलिश्ड राइस नहीं खाएँगे और इसको हम लोग समाहित करेंगे। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें है उसी को शामिल करेंगे और उसके बाद ये पोर्शंस जो है जिसमें कि प्रोटीन कंटेनिंग फूड है जिसमें कि फिश है, एग्स है और मीट में हम लोग चिकन वगैरह लेंगे, लेकिन जो रेड मीट है उसको हम लोग कम करेंगे, है ना? मिल्क लेंगे और हम लोग लेमन, सिट्रस फ्रूट्स लेंगे। अब फ्रूट्स की बात करते हैं तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स को हम लोग नहीं लेंगे, जैसे कि आम, केला, सपेटा, शरीफा, खजूर, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है। तो हम लोग किस चीज़ के फ्रूट्स को अपने जीवन में समाहित करेंगे? कच्चे आम, कच्चे अमरूद, कच्चे पपीता, तरबूज, उसके बाद हम लोग कुछ जामुन के समय में उसको खा सकते हैं। सेब ले सकते हैं, एक एप्पल मीडियम साइज का जो रहता है उसको अपने जीवन में समाहित करने के लिए और सलाद खूब खाएंगे। फाइबर कंटेनिंग फूड्स बहुत जरूरी है, गैस्ट्रोपैरेसिस हो जाती है, कब्ज की शिकायत डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है। अगर सलाद वो खाते हैं तो एक तो उसको जो भूख होता है, किसी को 4-5 रोटी खाने की आदत होती है, 4-5 रोटी एक साथ नहीं खाना है, अनाज की मात्रा को घटा करके सब्जी और सलाद की मात्रा को बढ़ा देते हैं, क्योंकि सैटिस्फैक्टरी सेंटर जो रहता है जब तक आपका पेट भरेगा नहीं तो वो मैसेज आपको तब तक नहीं छोड़ेगा कि आप स्टॉप करें। तो इसके लिए पहले आप सलाद ही खा लें, तब उसके बाद हम लोग अनाज की मात्रा को खाएंगे। तो उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। मिल्क लेंगे 200 ml तक मिल्क को जो है ना हम लोग शामिल कर सकते हैं। और जो और कितनी देर का वेजिटेरियंस है एक्सरसाइज अपने, किया? देखिए डायबिटिक पेशेंट्स में हम लोग स्मॉल पोर्शंस में लेना है, ये नहीं कि 6 रोटी 2 टाइम खा रहे हैं। बहुत सारे जो एफ्लुएंट सोसाइटी में है, मॉर्निंग में खा कर जाते हैं और फिर रात में खाते हैं 2 टाइम। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हम लोग उस तरह नहीं खाने कहते हैं, उसको कहते हैं 5 to 6 टाइम्स आप अपने भोजन को उसको तोड़ करके खाएंगे, थोड़ी मात्रा में उसको करके। ऐसा नहीं कि एक साथ ढेर खा लेंगे, थोड़े मात्रा में करके उसको 5-6 टाइम्स में खाएंगे, तब वो आप अच्छा, ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स ज़्यादा बेहतर बिल्कुल। कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड शुगर। और कितनी देर का योगा या एक्सरसाइज ज़रूरी है, एकदम मैंडेटरी है कि नहीं आपको इतनी देर तो वॉक करना ही है या इतनी देर की एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए, ऐसा? देखिए गाइडलाइंस है, इन अ वीक, एक सप्ताह में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करना है और 2 दिन का गैप कभी नहीं देना है। 1 दिन का गैप हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन 2 दिन का गैप नहीं करना है। एरोबिक एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है। एरोबिक एक्सरसाइज क्या होता है? साइकिलिंग है, जॉगिंग है, जो स्विमिंग करते हैं स्विमिंग करेंगे, बैडमिंटन खेलने वाले बैडमिंटन करते हैं। रिपीटेड वर्क्स जिसमें होता है उससे सेंसिटिविटी इंसुलिन की बढ़ती है, पेरिफेरल रेसिस्टेंस घटता है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी हमारे शरीर का बढ़ता है, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई से लो की ओर जो है ना तब्दील होता है। इसीलिए वो एक्सरसाइज करेंगे और रेसिस्टेंस एक्सरसाइज भी करना है, जिसमें वेट लिफ्टिंग है, जिसमें एक बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज होता है। कमजोरी होती है उसके लिए स्ट्रेचिंग और वेट लिफ्टिंग वगैरह करेंगे, इसको रेसिस्टेंस एक्सरसाइज कहते हैं। तो इसको भी समाहित करेंगे और योगा भी बहुत अच्छा है, डिप्रेशन की शिकायत उससे दूर होती है। जो हार्मोनल है, जो अच्छा हार्मोन्स है उसका सिक्रेशंस होता है, आपको स्ट्रेंथ देता है। स्ट्रेस इज ए वन फैक्टर, स्ट्रेस जो है ना इसके चलते भी डायबिटीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसमें कमी लाना है। इसके लिए योग को ही अपने जीवन में समाहित करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत-बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली और मुझे उम्मीद है कि लोग इससे जागरूक होंगे और आपको फिर से धन्यवाद करेंगे कि सर ने इतनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हमें दी। उम्मीद है कि फिर से हम एक कोई नया सेशन आपके साथ ज़रूर कंडक्ट करेंगे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जी, जुड़ने के लिए। जी, जी। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद।